अस्सलाम वालेकुम जी। द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोखड़ी के साथ आपका मेज़बान खान रोखड़ी हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते से हमने एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोखड़ी प्रोग्राम का आगाज़ किया और हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम के तवसत से जो पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ता हुआ कारोबार है बर्ड फार्मिंग का, उसके हवाले से आपको आगाही दी जाए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को उजागर किया जाए कि किस तरह बर्ड फार्मिंग एक अच्छा रोल किसी भी मुल्क की इकॉनमी में प्ले कर सकती है। लास्ट टाइम हमने बात की कि बर्ड फार्मिंग किस तरह तेज़ी से बढ़ रहा है और किस तरह बर्ड फार्मिंग से लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर एक नया फेंसियर इस काम में आना चाहता है, एक नया इन्वेस्टर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट ले। तो स्टार्ट कहाँ से होगा जी? सबसे पहला पॉइंट होगा कि ऑब्वियसली आप बर्ड सेलेक्ट करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्मों के बर्ड्स अवेलेबल हैं कि आप कौन से बर्ड की फार्मिंग करना चाह रहे हैं। सबसे पहले सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन ऑफ द बर्ड में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि बर्ड की टाइप क्या है और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि बर्ड की क्वालिटी क्या है। जो बर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी आपने देखनी है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एक बड़ा तफसीली टॉपिक है। दुनिया में बहुत सारे बर्ड्स के इदारे हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि कौन से बर्ड की क्या क्वालिटी होना चाहिए, पॉइंट्स क्या होने चाहिए उस बर्ड के अंदर, फीचर्स कौन से होने चाहिए, कौन से फीचर्स उस बर्ड को एक क्वालिटी बर्ड बनाते हैं। तो उस सिलसिले में आने वाली एपिसोड्स में, आने वाली एक साथ में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। टाइप पे आते हैं जी। दो बातें हमने कही कि सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट है, एक टाइप और एक क्वालिटी। तो टाइप में मकाउज हैं, मकाउज में डिफरेंट टाइप्स हैं, अफ्रीकन ग्रे बर्ड्स हैं, अलेक्जेंड्राइंस हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, फिंचेस हैं, बजरीगर्स हैं, लव बर्ड्स हैं। आने वाले प्रोग्राम्स में हम दूसरे बर्ड्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और उनके बारे में भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन शुरू वाली कुछ एक साथ हमारी लव बर्ड के ऊपर फोकस कर रही हैं, तो उस हवाले से हम पहले डिस्कस करेंगे लव बर्ड के बारे में। तो लव बर्ड की टाइप्स क्या होती हैं और कितनी किस्म की इकसाम लव बर्ड की पाई जाती हैं। लव बर्ड की दुनिया में जी 9 किस्म की इकसाम इस वक्त पाई जा रही हैं, जिनमें टारंटा है, लिलियानी है, रोजी कोली है, फिशरी है, पर्सनाटा है। लेकिन जितनी भी टाइप्स अवेलेबल हैं, कमर्शियली सबसे ज़्यादा काम जो है, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो फिशरी लव बर्ड में देखने में आ रही है। तो हमें जो भी पाकिस्तान में पर्टिकुलरली अगर लव बर्ड फार्मिंग को बतौर रोज़गार लेके चलना चाहते हैं और इसको बतौर बिजनेस लेके चलना चाहते हैं, तो उनको फिशरी लव बर्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब फिशरी की भी कितनी टाइप्स हैं जी? बेसिकली आपको समझाने के लिए फिशरी को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहूँगा। एक टाइप होगी कमर्शियल बर्ड्स और एक टाइप होगी म्यूटेशंस। कमर्शियल बर्ड्स और म्यूटेशंस में डिफरेंस क्या है? कमर्शियल बर्ड्स जो होते हैं वो रिलेटिवली सस्ते होते हैं, इट इज़ चीपर इन्वेस्टमेंट और उसमें अकॉर्डिंगली प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू म्यूटेशंस। प्लस पॉइंट क्या होता है कि जो हमारे कमर्शियल बर्ड्स हैं उनका बाटा रेट होता है, फिक्स प्राइस होती है, उसमें उतार चढ़ाव कीमत में ज़्यादा देखने में नहीं आता, मुनाफे की शरह में उतार चढ़ाव देखने में नहीं आता। और जो आपकी कमर्शियल बर्ड्स हैं वो जो आपकी बर्ड मार्केट्स हैं, जैसे लाहौर में टोलेंटन मार्केट है, कराची में लालू खेत मार्केट है, हर शहर में एक बर्ड मार्केट होती है, तो वो आप मार्केट में जाके भी इजीली उन कमर्शियल बर्ड्स को सेल कर सकते हैं। तो बेचने के हवाले से आसानी है, इन्वेस्टमेंट कम है और लेकिन अकॉर्डिंगली प्रॉफिटेबिलिटी भी उनमें कम है एज़ कम्पेयर टू म्यूटेशंस। म्यूटेशंस जो होती हैं जी, बेसिकली म्यूटेशन का जो लफ्ज़ है वो आप आम फहम ज़बान में आप ये समझ लें कि जो बर्ड के मुख्तलिफ कलर्स हैं उनको हम म्यूटेशन कहते हैं, या जो थोड़े बहुत स्लाइट चेंज इन द बर्ड फीचर्स आ जाती है, उससे एक म्यूटेशन में तब्दीली आती है। फॉर एग्जांपल एक बर्ड है, उसकी फ्लाइट फेदर्स नॉर्मली ग्रीन फिशर के फ्लाइट फेदर्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। अगर उसमें कोई थोड़ी चेंज आ जाए,
बर्ड के फीट कलर में कोई चेंज आ जाए, बर्ड के हेड में कोई कलर चेंज आ जाए, आइज़ में कोई कलर चेंज आ जाए, तो उससे एक नई म्यूटेशन डेवलप हो जाती है। तो वेरिएशन इन फीचर्स एंड वेरिएशन इन कलर्स को हम म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब कमर्शियल बर्ड्स की थोड़ी सी बात कर लें। कमर्शियल बर्ड्स में जो ज़्यादा यानी मार्केट में चल रहे हैं उनमें एल्बाइनो रेडाई है, पारब्लू स्प्लिट इनो है, क्रीमेनो है, डेक इनो है, ये ज़्यादा चलने वाले कमर्शियल बर्ड्स हैं। ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो भी एक है जिसकी अच्छी वर्किंग मार्केट में अच्छी डिमांड देखने में मिलती है। म्यूटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो म्यूटेशंस में ओपलाइंस हैं, म्यूटेशन में एसएल पेल है, म्यूटेशन में पेल फेलो है, म्यूटेशन में डन फेलो है, म्यूटेशन में ग्रेविंग्स हैं, और इस तरह की काफ़ी म्यूटेशंस हैं जो इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। डाइल्यूट एक और म्यूटेशन है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है। म्यूटेशंस का प्लस पॉइंट क्या है? म्यूटेशन का प्लस पॉइंट ये है कि म्यूटेशन इज़ मोर प्रॉफिट। म्यूटेशन में मुनाफा बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बर्ड, और म्यूटेशन जो होती है ऑब्वियसली उसकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। कमर्शियल बर्ड के मुकाबले में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें करेंगे। म्यूटेशन का जो एक नेगेटिव साइड है या डाउन साइड है, अगर आप नए बंदे हैं तो म्यूटेशन जो है वो उसके अपने शौकीन है, उसकी एक फिक्स मार्केट है। म्यूटेशन की डिमांड जो है वो उसके शौकीनों में है। म्यूटेशन को बेचना कमर्शियल बर्ड के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगेन प्लस पॉइंट ये है कि आप उसमें ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है, हमने बात की कि म्यूटेशन जो होती है वो उसमें कलर में कोई चेंज आ जाए, कोई फीचर में कोई चेंज आ जाए तो एक नई म्यूटेशन हम उसको कह देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या म्यूटेशन हम खुद से डेवलप कर सकते हैं? क्या हम कोई नई म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं। कई ऐसे हमारे दोस्त अहबाब नए फैंसियर्स हैं जिनकी कोशिश होती है कि वो सस्ते बर्ड्स लेके और को ट्रायल करके इस बर्ड को उस बर्ड से लगा के और वो को तुक्केबाजी करके म्यूटेशन घर में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए म्यूटेशन जो है वो एक्सीडेंटली क्रिएट होती है अल्लाह की तरफ से। म्यूटेशन को हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। म्यूटेशन बेसिकली कैसे क्रिएट होती है? जब एक जेनेटिक कोड में एरर आता है, ब्रीडिंग प्रोसेस में अगर कोई डीएनए ट्रांसफ़र होते वक्त उसके कोड जेनेटिक कोड में कोई एरर आ जाए अल्लाह की तरफ से, तो एक नई म्यूटेशन जन्म ले लेती है। म्यूटेशन को रिप्रोड्यूस हम कर सकते हैं, लेकिन म्यूटेशन को हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये सवाल समझना बहुत अहम है। हमारे बहुत सारे दोस्त इस चक्कर में बहुत सारा अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। म्यूटेशन प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम एक पीस म्यूटेशन का ऑलरेडी आपके पास होना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो नए इस फील्ड में आने वाले अक्सर करते हैं कि एक सीज़न में लवबर्ड की अगर हम ब्रीड कराते हैं तो हम कितनी ब्रीड करा सकते हैं और कितनी ब्रीड हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए जी, सीज़न में दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है क्लच और एक चीज़ है सीज़न। क्लच हम उसको कहते हैं कि एक ब्रीडिंग प्रोसेस के नतीजे में जितनी प्रोडक्शन आती है उसको हम क्लच कहते हैं। यानी कि एक क्लच नॉर्मली 3 माह का होता है और 3 माह में के ब्रीडिंग प्रोसेस में 4 से 5 बच्चे लवबर्ड से हम एक्सपेक्ट करते हैं। स्पेशली अगर ब्लैक आई बर्ड है तो देखा गया कि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वो इजीली 4 से 5 बच्चे आपको देती है। और अगर आप रेड आई लवबर्ड को ब्रीड करा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी मोर्टेलिटी रेशो होती है ज़्यादा और उसमें प्रोडक्शन का तनासब थोड़ा सा कम होता है। उसमें हमें 2 से 3 बच्चे एक्सपेक्ट करने चाहिए एक क्लच में। तो एक जो हमारा ब्रीडिंग साइकिल है 3 माह का, उसको हम एक क्लच बोलते हैं। अब एक सीज़न में हम कंफर्टेबली 3 से 4 क्लच तक आराम से जा सकते हैं, बल्कि कुछ दोस्त जो बतौर कारोबार इस बिज़नेस को कर रहे हैं वो उनकी कोशिश होती है कि वो 5 से 6 क्लचेस भी लें, जो ऑब्वियसली अगर आप अच्छी इन्वायरमेंट बर्ड को दे रहे हैं, अच्छी खुराक दे रहे हैं तो वो 5 से 6 क्लच तक भी जा सकता है। बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्वालिटी बर्ड्स प्रोड्यूस करने के लिए 4 क्लच से ज़्यादा आगे जाना मुनासिब नहीं है। अब एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अराइज होता है कि अगर कोई नया बंदा लवबर्ड फार्मिंग करना चाह रहा है और बतौर बिजनेस लवबर्ड फार्मिंग को लेके चलना चाह रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी या वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है इस कारोबार से।
देखें तो इसका सिंपल जवाब ये होगा कि हमारी अर्निंग एक्सपेक्टेशन डिपेंड करेगी कि हमारी इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या है। हम छोटी इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, हम मिड साइज़ की इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, या हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल स्केल इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए छोटी छोटी 3-4 फिजिबिलिटीज़ आपसे डिस्कस करूंगा। 2 फिजिबिलिटीज़ हम लेंगे कमर्शियल बर्ड से और 2 फिजिबिलिटीज़ हम लेंगे म्यूटेशन से, ताकि आपको कंपैरिजन मिल जाए कि छोटी इन्वेस्टमेंट में क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, क्या रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, और बड़ी म्यूटेशन में हमें क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। जी, कमर्शियल बर्ड्स की 2 फिजिबिलिटी हम डिस्कस करते हैं, एक एल्बाइनो और एक क्रीमेनो। एल्बाइनो पाकिस्तान का एक बड़ा फेवरेट लव बर्ड है, प्योर वाइट कलर का होता है, रेड आइज़ होती हैं। रेड आइज़ पाकिस्तान में काफ़ी पसंद की जाती हैं। तो एल्बाइनो का एक पीस आपको मिलता है 15,000 रुपये का, और एल्बाइनो का हम पेयर लगाते हैं तो 15,000 जमा 15,000 30,000 का एक पेयर कॉस्ट करता है। और अगर हमें 4 बच्चे हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक क्लच में, और 4 क्लच हम उससे ले रहे हैं, तो ये तकरीबन बन गए 16 बच्चे। तो 16 बच्चे, और इसमें क्योंकि रेड आई बर्ड है, इसमें मोर्टेलिटी को भी हमें मलूज़े खातिर रखना है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलें जी 16 में से हमारे 10 बच्चे सर्वाइव करेंगे। तो अगर 10 बच्चे भी सर्वाइव कर रहे हैं, और हमने याद रहे कि 15,000 रुपये का बर्ड था, तो बेचते वक्त हम ज़रा लेसर प्राइस पे भी बेच रहे हैं, तो हम तकरीबन 12,000 रुपये का भी एक बच्चा अगर बेच रहे हैं और 10 बच्चे हमने प्रोड्यूस किए, तो ये बन गया जी 1,20,000 रुपया सीज़न में एक पेयर से। अब पेयर की प्राइस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या थी 30,000, और 30,000 इन्वेस्ट करके हम एक स्मॉल स्केल पे अगर एक सीज़न में जो कि 7 माह का है थोड़ी सी एफर्ट करके 1,20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी रिटर्न है। आजकल के ज़मानों में बड़े बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इतना अच्छा रिटर्न बहुत कम बिजनेसेस में देखने को मिलता है। इसी तरह जी हम कमर्शियल की एक और फिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं क्रीमेनो की। क्रीमेनो का पीस मार्केट में अवेलेबल है 40,000 का, और उसको हम पेयर करेंगे एल्बाइनो रेड आई के साथ। क्रीमेनो एक येलो कलर का बर्ड होता है जिसकी आंखें लाल होती हैं, और अगेन रेड आई है तो बड़ा फेवरेट बर्ड समझा जाता है। तो ये पेयर हमें कॉस्ट कर गया जी क्रीमेनो का पीस 40,000 और एल्बाइनो का पीस 15,000, तो 55,000 का ये पेयर हमें कॉस्ट कर रहा है। अगेन 4 बच्चे एक क्लच में, और 4 क्लच हम एक सीज़न में लेंगे, तो 16 बच्चे। रेड आई बर्ड है, अगेन हम फिजिबिलिटी बनाते वक्त ज़रा कंजर्वेटिव अप्रोच रखेंगे, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें 16 की बजाय 10 बच्चे हमारे सर्वाइव कर रहे हैं। तो 10 बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 5 बच्चे इसमें से क्रीमेनो आएंगे और 5 बच्चे इसमें से एल्बाइनो आएंगे। और 5 बच्चे अगर हम क्रीमेनो के लेते हैं, 40,000 का आपने लिया, आप बेचते वक्त 30,000 का कर लें, तो 5 × 3 इज़ 1.5 लाख रुपया। और इसी तरह अगर हमने 12,000 का एल्बाइनो लिया था, 5 बच्चे हम उसके 10,000 के हिसाब से, हमने 15,000 का लिया था, हम 5 बच्चे 12,000 के हिसाब से भी हम बेचते हैं, तो 12 × 5 इज़ आई थिंक 70,000। तो यानी कि आप ये देखें कि इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है। हमने स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट की 55,000 एक पेयर के ऊपर, और एक सीज़न में एक पेयर से हमें रफली 2 लाख प्लस रिटर्न ये प्रॉमिस कर रहा है। अब हमने अगर इसके 5-10 जोड़े लगाए हों तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये है जी एक कमर्शियल साइट की फिजिबिलिटी आपके साथ मैंने डिस्कस की। इसी तरह हम आ जाते हैं म्यूटेशंस की तरफ, जो एक्सपेंसिव बर्ड्स होते हैं। म्यूटेशंस में ओपलाइंस पाकिस्तान का फेवरेट बर्ड, बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी यूरोप में ओपलाइन एक सबसे हॉट बर्ड कंसिडर किया जाता है लव बर्ड्स में। ओपलाइन का पेयर हम लगाते हैं जी, ब्लू ओपलाइन की फिजिबिलिटी मेल आपको कॉस्ट करेगा 70,000 का, फीमेल आपको कॉस्ट करेगी 50,000 की। पेयर आप कॉस्ट आ गई 1,20,000, एक जोड़ा 1,20,000 का। ब्लैक आई बर्ड है, तो हम 4 के 4 बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे, 4 क्लच लेंगे, तो 4 बच्चे इंटू 4 क्लचेस आपके 16 चिक्स आ गए, 16 चिक्स आपके पास आ गए। हम एक्सपेक्ट करेंगे ऑन एन एवरेज कि 8 इसमें से मेल और 8 फीमेल। ऑब्वियसली वो क्लच टू क्लच वेरी करता है, बट एवरेज आउट करने के लिए हम ये कहेंगे कि जी 8 मेल आ गए, 8 फीमेल्स आ गई। तो मेल हमने लिया 70,000 का, बेचते वक्त हम अगर 50,000 का भी बेचते, और फीमेल हमने ली 50,000 की, और बेचते वक्त अगर हम फीमेल को 40,000 में भी बेच रहे हैं, तो 8 × 50,000 इज़ 4 lakhs, और 8 × 40,000 इज़ 3,20,000। तो यानी आप ये देखें कि एक पेयर जिसमें आपने 1,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया,
उससे एक जोड़े से इन रिटर्न एक सीज़न में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड कमर्शियल बर्ड्स। चलें जी, एक और फिजिबिलिटी हम डिस्कस करते हैं जो बड़ी फेवरेट समझी जाती है, डाइल्यूट्स की। डाइल्यूट्स में भी डाइल्यूट ओपलाइन की फिजिबिलिटी पे अगर हम काम करें तो बहुत अच्छा मुनाफा होता है। डाइल्यूट ओपलाइन का एक पेयर हमें कॉस्ट करता है 4 लाख रुपए का, एक पेयर 4 लाख रुपए का। अगेन हमने 16 बच्चे लिए, 16 बच्चों में अब डाइल्यूट भी थोड़ी सी रिलेटिवली वीक म्यूटेशन समझी जाती है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 16 की बजाय हमें 12 बच्चे इससे आ गए। और हमने एक बच्चा 2 लाख 4 लाख का पेयर है तो एक बच्चा 2 लाख का आप ले रहे हैं, तो 2 लाख की बजाय अगर हम कोई तकरीबन 1.5 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए का भी बच्चा बेचें तो 1.25 लाख रुपए को आप 12 से भी ज़रब मारें तो आपके सामने है कि 13-14 लाख रुपया एक पेयर से एक सीज़न में आप कमा सकते हैं। अब आप देखें बर्ड फार्मिंग का पोटेंशियल यहाँ से रियलाइज़ करें कि ये एक पेयर की हम बात कर रहे हैं। प्रॉपर प्रोफेशनल अगर आप बर्ड फार्मिंग करना चाह रहे हैं, कोई 10-20 जोड़े आपने कमर्शियल के लगाए हों, 10-12-15 जोड़े आपने म्यूटेशन के लगाए हों और आप प्रॉपर मेहनत से काम करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ज़हन में रख के काम करें, तो क्या मुनाफा हम पूरे सीज़न में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वाई बेसिकली लव बर्ड फार्मिंग की ग्रो करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। यानी आप एक पेयर लेते हैं, वो आपको एक साल में 16 बच्चे दे देता है, उस 16 बच्चों से आप घर के 8 पेयर बना सकते हैं। तो एक साल की मेहनत, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, आपने एक पेयर से स्टार्ट किया, एक सीज़न के बाद आपके पास घर के 9 पेयर लगे होंगे। और एक जोड़े की प्रॉफिटेबिलिटी ये है, जब आप 9 पेयर्स को रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ तक जाएगी, आप बेहतर तरीके से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब ब्रीडिंग कराते वक्त और किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ऐसी और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने मलूज़ ख़तर रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेंडर कन्फर्मेशन। जेंडर कन्फर्मेशन कि आपको मेल और फीमेल कंफर्म पता होना चाहिए, बिकॉज लव बर्ड्स में मेल और फीमेल फ़िज़िकली देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और फिज़िकली उनकी शक्ल देख के बताना बहुत मुश्किल है कि ये मेल है ये फ़ीमेल है। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस जो मार्केट में अवेलेबल है वो है कि आप बर्ड्स ख़रीदें विद DNA। लैब टेस्ट होता है, DNA टेस्ट होता है, और DNA टेस्ट के थ्रू हम पता करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो जब भी आप बर्ड्स बाय करें आप कोशिश करें कि विद DNA बाय करें, ताकि आपको जेंडर कन्फर्मेशन हो, आपको पता हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। और जब आप मेल फीमेल को पेयर अप करेंगे अपने ब्रीडिंग केजेस में, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। अगर हम विदाउट DNA बर्ड्स बाय करेंगे और हम उनको ब्रीडिंग केजेस में छोड़ेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। हम बर्ड्स की पेयरिंग की कोशिश करते रहेंगे और 2 माह 3 माह ज़ाया करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये तो दोनों मेल थे या ये दोनों फीमेल्स थी। तो आपने जेंडर कन्फर्मेशन पे ख़ास तवज्जो रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एज कन्फर्मेशन। लव बर्ड जो होता है जी वो ब्रीड करता है 7 से 8 माह की एज में। तो हमने जो बर्ड्स ख़रीदने हैं उनकी एज कन्फर्मेशन हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त किस एज के बर्ड्स हैं जो हम ब्रीड करा रहे हैं। आपने जब ब्रीडिंग केज में बर्ड्स को डालना है तो उनकी एज 7 से 8 माह प्लस होनी चाहिए। तो 7 से 8 माह प्लस का बर्ड होगा वो आपको ब्रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर हम यंग एज के बर्ड्स ब्रीड पे लगा देंगे तो या तो वो हमें ब्रीड करके नहीं देंगे या उनमें रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, उनमें डेड इन शेल का इशू आ सकता है। अंडों के अंदर ही बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं, इसको हम डेड इन शेल कहते हैं। तो हम जो ब्रीड एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें वो ब्रीड नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक और एहतियात बड़ी ज़रूरी जो मैं आपसे डिस्कस करना मुनासिब समझूंगा, वो ये है कि मार्केट में 2 किस्म की ऑप्शंस मौजूद होती हैं। एक ऑप्शन होती है रेडी टू ब्रीड बर्ड्स, यानी कि बड़ी एज के बर्ड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। रेडी टू ब्रीड बर्ड्स हम उनको कहते हैं जो ब्रीड के लिए तैयार हों। और दूसरी ऑप्शन होती है कि फ़्रेश चिक्स, 3 माह के पट्ठे जिनको हम चिक्स बोलते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो नया इस काम में आने वाला जो है वो लालच ये करता है कि वो रेडी टू ब्रीड बर्ड्स ख़रीदे और फ़ौरन उनको ब्रीड पे लगाए और फ़ौरन ही इससे वो आमदन और अपनी रोज़गार का आगाज़ कर दे, फ़ौरन कमाई शुरू हो जाए। लेकिन ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इस काम में जब भी आप आएँ, आपने जब भी बर्ड्स ख़रीदें तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 3 से 4 माह की एज के पट्ठे ख़रीदें, छोटे बर्ड्स ख़रीदें। ब्रीडर पेयर हमेशा याद रखें कि ऑब्वियसली जो बेच रहा है वो भी कारोबार कर रहा है, और अगर वो अच्छा पेयर है और वो उससे अच्छी कमाई कर रहा है
या अच्छी कमाई वो कर सकता है तो वो क्यों बेचेगा। ब्रीडर पेयर नॉर्मली लोग तभी बेच रहे होते हैं कि जब उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसमें कोई नुक्स हो। बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ अपग्रेड करते वक्त, नए मॉडल्स पे शिफ्ट करते वक्त, नई म्यूटेशंस पे अपग्रेड करते वक्त अपने पुराने ब्रीडर पेयर्स को बेचना पसंद करते हैं। तो ये बेसिक बात है जी कि आपको फोकस करना है यंग चिक्स के ऊपर। तो 3 से 4 माह का मैंने पठा लिया, 7 से 8 माह की एज में बर्ड ब्रीड करता है। 3 से 4 माह के पठे को मैंने 4 माह का मेरा वेटिंग पीरियड है, मैंने उसको एक फ्लाइट केज हमारे पास होता है जिसमें हम कहते हैं कि 5 फुट चौड़ा और 2.5 फुट 5 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा एक केज होता है जिसको हम फ्लाइट केज कहते हैं। तो आपने 3 से 4 माह के पट्ठे लेने हैं, आपने सिर्फ उसको फ्लाइट केज में उनको छोड़ देना है और उनकी अच्छी खुराक, अच्छी नशोनुमा करनी है और अच्छी खुराक और अच्छी नशोनुमा करें, अच्छा एनवायरनमेंट दें, उनको बड़ा करें। जब वो 8 माह 7 माह प्लस होंगे तो उसके बाद आप उनको ब्रीडिंग केज पे में डालें और उनसी ब्रीडिंग का आगाज़ कर सकें। ये एक सबसे अच्छी प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस पे चलते हुए आप बेहतरीन ब्रीड ले सकते हैं। चलें जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, अब हम चलते हैं ब्रेक और वापस आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक मेहमान आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ मज़ीद गपशप का आगाज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक जी। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले आपसे डिस्कस किया था कि आप इस गेस्ट सेगमेंट में एक दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं ख्वाजा फरहान साहब से। आप एक मेटलर्जिकल इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, मुल्क की एक लीडिंग इंडस्ट्री स्टील मिल के जनरल मैनेजर हैं, उनके प्रोडक्शन इंचार्ज हैं और पार्ट टाइम लव फार्मिंग कर रहे हैं। एज हॉबी स्टार्ट किया और अब इसको पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे लेके चल रहे हैं। चलें जी, आपकी मुलाकात कराते हैं ख्वाजा फरहान साहब से। फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र। फरहान भाई, एक वेल सेटल्ड जॉब करते करते लव बर्ड्स क्यों, बर्ड फार्मिंग में किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यासिर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में। लव बर्ड बेसिकली मैं इसलिए आया कि मुझे मतलब बचपन से ही शौक़ था पेट्स का। मैंने अभी भी मुख्तलिफ ब्रीड के डॉग्स जो हैं वो घर में रखे हुए हैं, बिल्लियाँ भी रखी हुई हैं। उसी तरह मतलब मैंने कुछ लव बर्ड्स भी रखे हुए थे शौक़ की खातिर। तो जब कोरोना का दौर आया 2020 का, उसमें हमने मैंने यूट्यूब के ऊपर, वैसे ही वो उस टाइम में बंदा फारिग टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, यूट्यूब के ऊपर सर्च करता रहा, तो मुझे पता लगा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त एक कॉटेज इंडस्ट्री है पूरी। तो उस हवाले से मैंने फिर आपकी वीडियोज़ देखी, फिर आपसे रब्ता हुआ, आपसे मुलाकात हुई, इसके ऊपर फिर मैंने अच्छी रिसर्च की, फिर मैंने इसको एज अ हॉबी प्लस बिज़नेस लेके शुरू किया इसको। अच्छा, तो जॉब पे रहते हुए ऑब्वियसली आप एक लीडिंग स्टील मिल की जनरल मैनेजर हैं, आपकी अपनी कमिटमेंट्स हैं प्रोफेशनल और ऑब्वियसली फैमिली भी है। तो फैमिली, जॉब और साथ लव बर्ड फार्मिंग, आप हाउ डू यू क्रिएट द बैलेंस? ये एक वाकई बड़ा चैलेंजिंग था। शुरू में मुझे फील हो रहा था कि शायद मैं मैनेज नहीं कर सकूंगा इसको, लेकिन मतलब ऑलरेडी मेरी जॉब काफ़ी डिमांडिंग है। लेकिन जब इस बिज़नेस में मैंने आके देखा, इस हॉबी में मैंने आके देखा, तो आप मतलब सुबह 1 घंटा और शाम को अगर 2-3 घंटे को दें, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। अगर आपकी अच्छी मैनेजमेंट है, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो ये बड़े अच्छे तरीके से आप इसको जॉब के साथ रहते हुए लेके चल सकते हैं। आपका घर का कोई भी फ़र्द, आपकी बेगम, या अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप एक कोई लड़का रख सकते हैं थोड़ी सी सैलरी के ऊपर, जो उनका मतलब आप उसको एक डाइट प्लान दे दें पूरे वीक का, वो उस हिसाब से मैनेज करता रहे, क्लीनिंग करता रहे। तो इस तरीके से मैं इसको लेके चला, इस तरीके से मैंने इसको मैनेज किया था। तो आपकी राय के मुताबिक इतना मुश्किल नहीं है कि आप काम कोई भी कर रहे हैं उसके साथ साथ घर पे इसको आप मैनेज कर सकते हैं? यस, यू कैन डू इट वेरी इजीली। फरहान साहब के बारे में जी नाजरीन को एक बड़ा मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि ख्वाजा फरहान साहब इतने इंथुजियास्ट हैं अबाउट पेट्स कि जब इन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया तो इन्होंने अपने बेडरूम के अंदर ही एक सेटअप लगा के अपने बेडरूम के अंदर ही लव बर्ड फार्मिंग का सेटअप स्टार्ट किया, यहाँ से इन्होंने आगाज़ किया। चलें फरहान भाई से पूछते हैं, फरहान भाई आपने जब लव बर्ड का सेटअप स्टार्ट किया तो कैसे किया और अब क्या सिचुएशन है?
असल में शुरू में मैंने पहले जब इसका स्टार्ट लिया तो थोड़ा जगह का इशू था घर में, कि मतलब मेरे पास इस तरह को स्पेस अवेलेबल नहीं थी कि मैं ले सकता। लेकिन दूसरा एंड इसकी खूबसूरती ये है कि आप छोटी सी जगह पे जहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन हो आपकी, आप बड़े आराम से इसका स्टार्ट ले सकते हैं। मैंने एक सर्टेन नंबर ऑफ पेयर्स 25 से 30 पेयर मैंने लगाए मेरे बेडरूम के साथ ही, बिल्कुल मतलब बेडरूम के साथ ही स्पेस थी, बच्चों का स्टडी रूम था, वहाँ पे मैंने इसका स्टार्ट लिया और बड़े अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे ब्रीड भी ली लव बर्ड्स की। साथ ही मैंने फ्लाइंग केजेस भी रखे जहाँ पे उनके चेक्स आते रहे, वो मैं उधर शिफ्ट करता रहा। तो मतलब विद इन दैट पीरियड बड़ा अच्छा मैनेज हुआ बेडरूम के साथ ही उसको। देखिए जी, मैं अपने देखने वाले नाजरीन से अर्ज करना चाहूँगा कि जो लाइफ स्टॉक का बिजनेस है वो किसी भी किस्म की आप फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें जानवर से, परिंदे से या अपने पेट्स के साथ एक सर्टन लगाव होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लिविंग बीइंग्स हैं। आपको थोड़ा सा केयरिंग एटीट्यूड होना ज़रूरी है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि आप उनकी, बेज़बान है अब खुद से तो वो बता नहीं सकते उनको क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप उनको जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको उनकी हैबिट्स का पता चलेगा, उनकी आसानियों मुश्किलों का आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा सर, आप फरमा रहे थे कि जी आपने 20-25 पेड़ लगा के घर से अपने बेडरूम से ही स्टार्ट किया, इस काम का आगाज़ किया। जी सर। बेगम साहिबा से कोई मुज़ाहमत का मुजाहरा नहीं हुआ? मुज़ाहमत का शुरू में हुआ था थोड़ा सा मुज़ाहरा, लेकिन जब ब्रीड आई और सेल हुए तो फिर सारी मुज़ाहमत ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। हाँ जी, वो बड़ा मशहूर मुहावरा जी, मनी टॉक्स। एग्जैक्टली। लेकिन सर बड़ी कमेंडेबल है ऑन पार्ट ऑफ योर फैमिली, उन्होंने आपको इस तरीके से सपोर्ट किया। नॉट एवरी फैमिली सपोर्ट्स लाइक दैट। तो फरहान भाई ये बताइए कि जब स्मेल वगैरह, ऑब्वियसली लिविंग बीइंग्स हैं, स्मेल हो गया या शोर हो गया, उसको मतलब उसने आपको कितना डिस्टर्ब किया, या इजी है, कोई भी अपने घर में, अपने इवन बेडरूम में भी स्टार्ट कर सकता है? यस भाई, इसको बिल्कुल किया जा सकता है। स्मेल का जो इशू है वो आप उसको इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं कि आपकी अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, आप क्लीनिंग प्रॉपर रखें, मतलब अगर आप 2-2, 3-3 हफ्ते क्लीन ही नहीं करेंगे तो अब एक स्मेल जनरेट होगी उसकी। अगर आपके एग्जॉस्ट लगा हुआ है और आप मतलब 2 दफ़ा हफ्ते में सफाई कर रहे हैं तो स्मेल का कोई इशू नहीं रहता। शोर की जहाँ तक बात है तो परिंदे तो चाहते ही हैं वो, मतलब हाँ, अगर आप शौक कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं तो फिर वो तो अच्छा लगता है बहुत। जिस बंदे को बर्ड फार्मिंग में इंटरेस्ट है उनको उनकी आवाज़ चहचहाट लगती है, और अगर कोई बंदा जो इंटरेस्टेड नहीं है उसको वो शोर लगेगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपको लव ब्रीडिंग करते हुए मेरे ख्याल में कुछ 1.5 साल का अरसा हुआ, तो पहले साल में ही माशाल्लाह एज अ ब्रीडर आई नो कि यू हैड अ वेरी गुड सीजन। बल्कि हमारे जी यूरोपियन चैम्पियन हैं निकोला ग्रैनी, इटली के बहुत बड़े ब्रीडर हैं। फरहान भाई की बड़ी ये सक्सेस है कि इन्होंने एक बर्ड डिस्प्ले किया फेसबुक के ऊपर, तो यूरोपियन चैम्पियन निकोला ग्रैनी ने उस पर आके कमेंट किया वेरी नाइस बर्ड। सो मतलब ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी यंग ब्रीडर्स के लिए बड़ी इंकरेजिंग बात है। तो फरहान भाई, पहले साल में आपको अच्छी सक्सेस मिली, तो आप हमारे देखने वाले नाजरीन को बताएं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आप सक्सेसफुल हुए? इसमें जो मेन फैक्टर है, सबसे पहले आपका होमवर्क अच्छा होना चाहिए। मतलब आप अगर इसको एज अ बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं तो अच्छा होमवर्क करें आप, डेडिकेशन होनी चाहिए आपकी प्रॉपरली, हाफ हार्टेडली काम ना करें आप इसमें कोई भी। मतलब मैंने जब इसको स्टार्ट लिया था तो मैंने अच्छा होमवर्क किया था। फिर जैसा आपका मेंटोर अच्छा होना चाहिए, एक चीज़ ये ज़हन में रखें कि आपका मेंटोर अच्छा होना चाहिए। लोग बर्ड ले लेते हैं, फिर इससे मशवरा कर, उससे मशवरा कर, उसमें नुकसान कर लेते हैं अपना। आपका मेंटोर अच्छा हो, जैसा मैं यासिर के साथ अटैच रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेज के ऊपर मुझे अच्छे तरीके से गाइड करते रहे, जिसकी वजह से अच्छी ब्रीड भी आई। और मैंने सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ब्लड लाइन और पेडिग्री बहुत मैटर करती है। अच्छी ब्लड लाइन का आपने बर्ड लिया होगा तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि मेरा पहला साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इवेंट कि ब्लड लाइन और पेडिग्रीड बर्ड जो है उसका देखें, क्वालिटी का ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी है, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो दोस्त अच्छी पेडिग्री और अच्छी ब्लड लाइंस में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी पेडिग्री के बर्ड्स को ब्रीड करवाते हैं, उनके लिए बेचने के हवाले से बहुत आसानी रहती है। और मतलब कि उनके आम एज़ कम्पेयर टू एक ब्रीडर जो एक दरमियानी और एवरेज क्वालिटी के बर्ड्स को ब्रीड करा रहा है, उसके मुकाबले में एक पेडिग्रीड ब्रीडर की को सेल्स में बहुत आसानी का सामना होता है और बहुत आसानी से अपने बर्ड्स बेचने के काबिल हो जाता है।
फरहान साहब ये बताइए कि बर्ड बेचने के हवाले से आप नए थे, आपको कितनी डिफ़िकल्टी आई, या आपने क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया? एक नया आने वाला बर्ड ब्रीड करा लेता है, ठीक है, उसने बर्ड ख़रीद लिया, बर्ड ब्रीड करा लिया, उसको वो बेचे कैसे और कहाँ पे वो उसको बेच सकता है? लेकिन यस भाई, अब तो ये मतलब दौर है सोशल मीडिया का, पूरा पाकिस्तान आपकी मार्केट है। इसमें तो मतलब ये नहीं है कि मैं अगर किसी गांव में बैठा हुआ हूँ तो मैं सिर्फ वहीं बेच सकता हूँ। मेरे पास मोबाइल है, उसमें फेसबुक है, हंड्रेड्स में मतलब ग्रुप्स हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप है, उसके ऊपर मतलब थाउजेंड्स में ग्रुप्स हैं, आप ज्वाइन करें उनको, अच्छी डिस्प्ले करें पिक्चर। और सेकेंडली फिर जो जिस तरह आपने भी वो बात की कि अगर आपके पास अच्छा पेडिग्री ब्लड लाइन वाला बर्ड है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको बेचने में आपको कहीं पे भी मसला आएगा किसी किस्म का भी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ख्वाजा फरहान साहब के बारे में आप नाजरीन से हम शेयर करते चलें। ख्वाजा फरहान साहब एक सीजनड डॉग ब्रीडर भी हैं और मुख्तलिफ डॉग्स की किस्मों के ऊपर काम कर रहे हैं। हस्कीज़ ब्रीड करा रहे हैं, अल्सेशंस, जर्मन शेपर्ड्स ब्रीड करा रहे हैं, रॉटवाइलर ब्रीड करा रहे हैं। तो फरहान भाई ये बताइए, आप एक सीजन डॉग ब्रीडर हैं, तो डॉग ब्रीडिंग और बर्ड फार्मिंग आप किस तरह कंपेयर करते हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? ज़रा ये एक्सप्लेन करें, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये कंपैरिजन। डॉग ब्रीडिंग जो है मतलब ये इतना सिंपल नहीं है। मतलब डॉग इटसेल्फ रखना इतना आसान नहीं है, उसको एक मतलब स्पेस चाहिए होती है। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि कुत्ता लिया, बांध दिया 24 घंटे, मतलब डॉग को आपको एक्सरसाइज करवानी है, उसको वॉक करवानी है, उसको मतलब आपने उसको सोशलाइज करवाना है, अदरवाइज़ आपका डॉग एग्रेसिव हो जाता है। प्लस इसकी ब्रीडिंग के लिए आपको मतलब अलग जगह चाहिए जहाँ पे आपने ब्रीड करवा के फिर वो जो फीमेल है उससे आपने बच्चे लेने हैं। ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है डॉग ब्रीडिंग का। अदरवाइज मैं इन कंपैरिजन विद इसको बर्ड ब्रीडिंग देखूं तो मतलब बर्ड ब्रीडिंग बहुत ही आसान है। आसान इन द सेंस कि आप मतलब घर के कोने में आपने पेयर लगा लिए हैं, बॉक्सेस दे दिए उनको, फिर आपकी मैनेजमेंट है, आपने अच्छे तरीके से उसको मैनेज करना है। अगर आप फॉस्टर करवा रहे हैं तो आप फॉस्टर करवाएं, रिकॉर्ड कीपिंग करें उसकी। तो मतलब दैट इज़ इन कंपैरिजन विद डॉग ब्रीडिंग ये बहुत ही आसान मतलब मुझे तो लगा। समराइज अगर मैं करूं तो डॉग ब्रीडिंग के लिए आपको एक सर्टेन स्पेस चाहिए, सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, केजेस बहुत बड़े बड़े चाहिए और उनकी मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट है। और स्पेशली जो डॉग्स ब्रीडिंग के हवाले से मुझे मेरा छोटा मोटा नाकिस नॉलेज है कि जो बड़ी ब्रीड्स हैं उनकी खुराक के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है और इट इज़ वेरी कॉस्टली। डॉग फूड इज़ वेरी एक्सपेंसिव और खुदा न खास्ता अगर कोई हमारे वो डॉग्स बीमार हो जाते हैं तो वो एक सीरियस कॉस्ट है। मेडिकेशन इतनी आसान नहीं है। फिर अदर ह्यूमन फैक्टर्स हैं कि जिसमें शोर है, मलेदार हैं। अगर 5-6 कुत्ते घर में आप रख लें, सबसे पहले तो बेगम ही आपको घर से बाहर निकाल दे और अगर बेगम से आप तो आपके मलेदार जो हैं वो आपको जीने ना दें। तो एज कम्पेयर टू दैट अगर हम बर्ड फार्मिंग या बर्ड ब्रीडिंग की तरफ आते हैं तो वेरी लिटिल स्पेस इज रिक्वायर्ड। शोर एज कम्पेयर टू डॉग्स बिल्कुल ना होने के बराबर है और सफाई का अगर आपका इंतज़ाम पूरा है तो इतना स्मेल वगैरह की भी इश्यूज नहीं है। अच्छा, एक और फरहान भाई अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो बर्ड फार्मिंग है या बर्ड ब्रीडिंग है ये एक ट्रेंड बेस्ड बिजनेस है और ट्रेंड बेस होने की वजह से आजकल ये ट्रेंड में है और ये ग्रो कर रहा है और टाइम विल कम जब ये ट्रेंड में नहीं होगा तो तब इतनी इसमें हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। या कुछ लोग ये भी तबसरा करते हैं कि हो सकता है हमें इसमें डिक्लाइन भी देखने को मिले। इस बारे में आपकी क्या राय है? इसमें इसको अगर मैं देखूं तो मतलब मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूं बर्ड्स ब्रीड हो रहे हैं। बर्ड की आज तक मतलब मैंने नहीं देखा कि कभी भी मार्केट डाउन गई हो। ट्रेंड बेस्ड बिजनेस इसको मतलब ठीक है इस तरह कहा जा सकता है जो म्यूटेशन के हिसाब से नया ट्रेंड चल रहा होता है। अगर आप वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि मतलब आप किसी भी मुश्किल में आते हैं। लोग वो 4 पेयर लगा के उन्हीं को लेके बैठे रहते हैं, नई से नई म्यूटेशन आ जाती है। इसमें बेसिकली आपको चाहिए कि आप नई म्यूटेशन टाइमली ऐड करते रहें अपने साथ साथ, तो फिर आप मैं नहीं समझता कि इस बिज़नेस में आप मार खाएंगे कहीं पे भी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी वैल्यू एडिशन हमें करनी चाहिए वक्त के साथ साथ, और जी जो ट्रेंड बेस्ड आप बात कर रहे हैं बेसिकली ये नहीं होता कि जी लव बर्ड का ट्रेंड चला जाए।
ट्रेंड ये है कि जी एक लवबर्ड की म्यूटेशन है जो पिछले 4 साल से ब्रीड हो रही है, और वो जब कॉमन होती है, अभी देखें एक बर्ड महंगा क्यों होता है। एक लवबर्ड जो है, हम बात करते हैं कि जी 15 लाख रुपए का भी लवबर्ड है और 1500 रुपए का भी लवबर्ड है। डिफरेंस क्या है कि जब एक म्यूटेशन जितनी ज़्यादा कॉमन होगी वो उतनी सस्ती होती जाएगी, जितनी अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी उतनी उसकी प्राइस और उसकी डिमांड में कमी देखने में आती रहेगी, और जितनी म्यूटेशन रेयर होगी उतनी वो एक्सपेंसिव होगी। सो ये हम कह सकते हैं कि एक ख़ास म्यूटेशन अपने कुछ अरसे बाद, एक वक्त के बाद उसकी डिमांड में कमी देखने में आती है, लेकिन इतनी देर में नई म्यूटेशंस आ चुकी होती हैं। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप बर्ड फार्मिंग करें, बर्ड फार्मिंग से जो आप कमाई करें उसका एक सर्टन हिस्सा आप जो है वो री इन्वेस्टमेंट करें और वैल्यू एडिशन करें। आने वाले जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, जो नई म्यूटेशंस हैं, उनमें हर सीज़न टू सीज़न आप अपने फार्म में कोई ना कोई अपग्रेडेशन करें, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स करें। सिर्फ वो जो शुरू में आपने कुछ बर्ड्स लगाए हैं उन पे ना रहें। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि लवबर्ड फार्मिंग और बर्ड फार्मिंग मोस्टली देखा गया एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें जब आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उससे आप अच्छी ब्रीड लेते हैं और उसकी अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करें तो आपको दोबारा जेब से पैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी एक सीज़न में जो ब्रीड आई है, आपने वो ब्रीड बेची, उसमें से कुछ पैसे आपने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिए, कुछ पैसे आप अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आए, और वो जो आपने री इन्वेस्टमेंट की है उससे आप अपग्रेडेशन करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते जाते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरी, इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी हो रही है आपकी। आपने 10 जोड़े लगाए और 10 जोड़ों की जो ब्रीड आई उसमें से कुछ ब्रीड मैंने रोकी अपने लिए, वो मैंने अपने पेयर्स इंक्रीज़ किए फॉर द नेक्स्ट सीज़न। कुछ ब्रीड मैंने बेच के मैंने उससे वैल्यू एडिशन की फॉर द फ्यूचर म्यूटेशंस, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैंने इंजॉय कर ली, अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस में निकाल दी। तो इस तरह से बर्ड फार्मिंग और लाइफ स्टॉक का काम एक ऐसा काम है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रोथ एट द सेम टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं। जी फरहान साहब, बर्ड्स को कोई कुश्ते मुश्ते खिलाते हैं आप, कोई खुराक क्या, कोई स्पेशल खुराक खिलाते हैं, मतलब क्या स्पेशल खुराक यासुब भाई ये होता है कि बेसिकली सीड मिक्स होता है जिसमें मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स होते हैं। चीना हो गया, कंगनी हो गई, सूरजमुखी का बीज होता है वो हो गया। ये न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी करने के लिए कनेरी बहुत इंपॉर्टेंट सीड है। ये डिफरेंट परसेंटेज में ये एक सीड मिक्स होता है, वो डाल देते हैं हम। उसके साथ हम डेली सॉफ्ट फूड जो होता है वो ज़रूर ऐड करते हैं। सॉफ्ट फूड के अंदर हम बॉइल्ड एग देते हैं और जो सीजनल वेजिटेबल्स हों वो हम साथ ऐड करते हैं उसमें। उसके ऊपर विटामिन्स प्लस कैल्शियम जो है वो हम ऐड करके वो देते हैं, और वीकली एक मेन्यू बना लेते हैं कि मतलब पर डे जो है चेंज करके हमने उसको देना है। तो उसके हिसाब से जो मतलब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ और जो विटामिन्स और कैल्शियम की अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो हम पूरी करते हैं उसमें। अच्छा, इसमें जी हमारे नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ये हम दे आर कॉल्ड केज बर्ड्स, ये ओपन एयर बर्ड्स नहीं हैं। इनको हम ओपन एयर में रखते भी नहीं हैं। हम जो एक अपनी एवरी डेवलप करते हैं, जहाँ पे जो बर्ड रूम हम डेवलप करते हैं, वो हमारी कोशिश होती है कि वो एक बंद कमरा हो, वो ओपन एयर बिल्कुल ना हो, और उसमें खिड़की हो और उसमें एग्जॉस्ट हो, ठीक है, हवा का अमल दखल उसमें होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो बिल्कुल ओपन ना हो। अब जब ओपन नहीं होता, केज्ड इन्वायरमेंट है और वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, तो उसमें अगर आपकी खिड़की से सूरज की रोशनी या सनलाइट आ रही है तो वो एक महदूद हद तक ही आती है, वो कम्प्लीटली नहीं आती। और D3 एक विटामिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली वाइल्ड में तो D3 जो होता है वो सूरज की रोशनी से एब्जॉर्ब होता है। विटामिन बर्ड्स के अंदर उनकी D3 रिक्वायरमेंट पूरी होती है थ्रू सनलाइट। अब केज बर्ड्स की केस में सनलाइट उस तरह से नहीं आती, तो D3 सप्लीमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड्स को उनकी खुराक में मिक्स करके, ताकि वो जो D3 की कमी सूरज की रोशनी ना होने की सूरत में उनको आ रही है वो उसको आप दूर कर सकें। इसके अलावा क्योंकि आप कमर्शियल ब्रीड करा रहे हैं, तो कमर्शियल ब्रीडिंग में मतलब बार बार वनडे बच्चे, अंडे बच्चे का प्रोसेस है, और जितना ज़्यादा एग लेइंग एक बर्ड करता है, एक फीमेल करती है, उतनी ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। तो रेगुलर और प्रॉपर क्वांटिटी में उसकी कैल्शियम जो है वो
मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैल्शियम्स दें और ब्रीडिंग वाइटामिन्स दें उनको, क्योंकि देखें जब वो एक वाइल्ड में एक बर्ड है, जंगल में वो कभी इस खेत पे जा रहा है, कभी वो उस दरख्त पे बैठा हुआ है, कभी ये फल खा रहा है, कभी वो कोई गंदम खा रहा है, कभी वो चना खा रहा है। तो वाइल्ड में मल्टीपल वैरायटी ऑफ फूड इज़ अवेलेबल। आप एक बर्ड रूम के अंदर आप जितनी भी अपनी खुराक को इम्प्रूव कर लें, उसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं रह सकती है। तो मल्टी वाइटामिन्स और ब्रीडिंग वाइटामिन्स जो हैं वो काफ़ी हमें हेल्प करते हैं, और आप एक चार्ट बना लेते हैं और एक रूटीन बना के उस हिसाब से आप इनकी फूड में कैल्शियम्स ब्रीडिंग वाइटामिन्स ऐड कर देते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि ये जो ब्रीडिंग वाइटामिन्स हैं, कैल्शियम है, ये इनकी ज़्यादती भी इनके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है। तो मेक श्योर कि जो प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है आपने उसी क्वांटिटी में इनको वाइटामिन्स देने हैं। अगर हम ओवर एक्सपोज कर देंगे बर्ड की डाइट को विद वाइटामिन्स, तो इससे इनके लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो अनाड़ी लोग हैं वो उनके बर्ड्स के अक्सर के लिवर फेल हो जाते हैं बिकॉज वो ओवरडोज कर देते हैं विद वाइटामिन्स। तो इस चीज़ की खास एहतियात, हर चीज़ मतलब वही चीज़ बायस रहमत भी है, वही चीज़ बायस ज़हमत भी है। तो ये फ़र्क आता है कि बेसिकली हमारा इस्तेमाल क्या है। अच्छा जी, नए देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसमें नए देखने वालों को मैं जिस तरह पहले भी कहा था, पैगाम ये देना चाहूँगा कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो फुल डिटर्मिनेशन के साथ इसको स्टार्ट करें। अपना गोल सेट करें कि आप मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं, उस गोल के अकॉर्डिंगली फिर आप अपना प्लान बनाएं। इसमें सबसे मज़ेदार की बात जो अच्छी बात है वो ये कि मतलब ये जेंडर बेस्ड बिज़नेस नहीं है। मतलब हाउस वाइफ जो हैं वो भी इसको कर सकती हैं, घर में रहते हुए ये कारोबार कर सकती हैं, कोई उम्र की कैद नहीं है। स्टूडेंट से लेके रिटायर्ड लोग तक ये कारोबार कर सकते हैं। हाँ, फरहान साहब, हमारे नए देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हाफ हार्टेडली कोई काम ना करें। आप फुल डिटर्मिनेशन के साथ, अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फुल डिटर्मिनेशन के साथ इस काम को करें, ठीक है। दूसरा, इस काम की खूबसूरती ये है कि ये जेंडर बेस्ड बिज़नेस नहीं है। मतलब ये ख़वातीन भी कर सकती हैं, और जो हाउसवाइफ्स हैं वो अपने घर की प्राइवेसी में रहते हुए ये बिज़नेस कर सकती हैं। उनको सेल का भी कोई इशू नहीं है क्योंकि आपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ही आपने मतलब इसको सेल करना है। सेकेंडली, उम्र की कोई कैद नहीं है इसमें। स्टूडेंट से लेकर रिटायर्ड लोग तक ये काम कर सकते हैं। तो उस लिहाज से ये बिज़नेस बहुत फ्लरिश कर रहा है। मैं आपसे मतलब आई वुड लाइक के लोग इसके अंदर मज़ीद आएँ, इस बिज़नेस के अंदर आएँ और इन्जॉय करें। आएँ और इन्जॉय करें। नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है एक सेगमेंट का जिसमें हमने क्वेश्चन एंड आंसर लेने हैं। हमने लास्ट एपिसोड में अपने नाजरीन को कहा था कि आप हमें अपने सवालात भेजें और हम कोशिश करेंगे उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो हैदर अली सलीमी साहब ने लाहौर से सवाल पूछा है कि ये दाना कब चेंज करना चाहिए। देखें, जब हम बर्ड्स को दाना डालते हैं, जो उनकी सीड मिक्स की उनकी खुराक है, वो एक पॉट होता है, उसमें हम दाना डालते हैं उनको। तो दाना सुबह आप कोशिश करें कि फ्रेश दाना जो दिन का स्टार्ट हो, तो आप पॉट को निकालें, उसको साफ़ करें और साफ़ करके फ्रेश दाना लगाएं। उसकी वजह ये है कि जो लव बर्ड्स हैं पर्टिकुलरली वो दाना छील के खाते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको लगता है कि दाना पॉट में पड़ा हुआ है, लेकिन वो बेसिकली दाना खा चुके होते हैं, वो सिर्फ छिलका पड़ा होता है। तो आपने डेली जब दिन का आगाज़ करना है तो आपने पॉट्स चेक करने हैं, पॉट्स क्लीन करने हैं, पुराना दाना निकाल देना है और उनको फ्रेश दाना देना है, ताकि किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन में ना आए। जो दोस्त इस चीज़ की एहतियात नहीं करते, में उनकी फार्म्स पे देखा जाता है कि एक एनेरोक्सिया, या जिसको उर्दू में हम सोकड़ा बोलते हैं, तो ये सोकड़े की बीमारी जो आ जाती है, ये बेसिकली ज़्यादा इशू वहाँ पे आता है जहाँ पे दोस्त डेली बेस पे फ्रेश दाना साफ़ करके नहीं डाल रहे होते। तो दाना जी डेली बेस पे चेक करें और डेली बेस पे सुबह फ्रेश दाना आप उनको डालें। अहमद अनवर साहब मुल्तान से सवाल कर रहे हैं कि बॉन्डिंग, अगर जो पेयर्स में बॉन्डिंग ना हो रही हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बॉन्डिंग होती है जी कि जब आप एक मेल और एक फीमेल को ब्रीडिंग केज में डालते हैं, तो जैसे उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और उनकी आपस में दोस्ती हो,
वो आपस में एक नई फैमिली बनाने के लिए उनके अंदर एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, एक दूसरे को की एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है इसमें। तो बॉन्डिंग का एक प्रोसेस होता है कि आप मेल और फीमेल को छोड़ देते हैं और वो कुछ अर्सा आप उनको देते हैं ताकि वो आपस में घुल मिल जाए, और जब वो आपस में घुल मिल जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग हो जाती है, तो उसके बाद हम ब्रीडिंग केज लगाते हैं ताकि वो ब्रीडिंग की तरफ आएँ। अगर हम बगैर किसी बॉन्डिंग के मेल फीमेल को ब्रीडिंग केज लगा दें, और क्योंकि वो खुराक में ब्रीडिंग वाइटामिन्स भी आप उनको दे रहे होते हैं जो बड़े गर्म होते हैं, तो देखा जाता है कि फ़ीमेल जो होती है वो हीट पे आ जाती है, और अगर मेल हीट पे आई हुई फीमेल के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा तो फीमेल जो है वो मेल को मारती है और उसको जान से भी मार सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पेयर बॉन्डेड हो, और अगर आप एक पेयर लगा रहे हैं और उनकी बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सिंपल हल ये है कि आप उनको अलहदा कर दें और मेल को एक अलहदा खाने में डाल दें, फीमेल को एक अलहदा खाने में डाल दें, और थोड़ा डिस्टेंस पे उनको रखें और कोशिश करें कि ज़रा फासला उनका ज़्यादा हो, और उसके बाद 8 दिन 10 दिन उनको बोर करें। जब वो अकेले रहेंगे और उनको और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी तो दोबारा फिर आपने फीमेल को निकालना है और मेल के केज में आप छोड़ देना है। इसमें ये एहतियात बड़ी ज़रूरी है कि हमने फ़ीमेल को निकाल के मेल के केज में छोड़ना है, मेल को निकाल के फ़ीमेल के केज में नहीं छोड़ना। उसकी वजह यह है कि मेल जो होता है वो टेरिटरी डोमिनेंट होता है, वो अपनी टेरिटरी में जब अकेला एक जगह पे रहता है उस टेरिटरी को वो एंजॉय करता है, कंफर्टेबल हो जाता है, तो वो ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि वो डोमिनेट करेगा। तो मेल टेरिटरी डोमिनेंट होता है, इसलिए आपने फ़ीमेल को वहाँ पे छोड़ देना है। तो उम्मीद है कि इससे बॉन्डिंग का मसला हल होने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उम्मीद है जी आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ये जो चंद आने वाली एक साथ हैं और जो एक पहली 2 एपिसोड्स गुजरी उनमें पर्टिकुलरली हमारा फोकस लव बर्ड फार्मिंग के ऊपर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लव बर्ड फार्मिंग जो पाकिस्तान में आजकल एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस बनता जा रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर रहा है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज आपके साथ शेयर करें कि किस तरह से आप भी घर बैठे हुए बग़ैर किसी लंबे चौड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के महदूद वसाइल के साथ इस कारोबार का, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आमदन में इजाफा हो, उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, और बड़े लिमिटेड से सेटअप के साथ आप एक कामयाब फार्मिंग करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। आगे आने वाली एक साथ में जी मज़ीद जो लव बर्ड ब्रीडिंग के हवाले से 1 बाय 1 डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में हाउसिंग के टॉपिक को कवर करेंगे कि हाउसिंग को आपने कैसे करना है, और इसी तरह आने वाली एक साथ में हम एक एक करके आपको डिफरेंट टॉपिक्स देते रहेंगे। उम्मीद है आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।